गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू द कंपटीशन गुरु। आज मैं आपको करवा रही हूँ एनईपी 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी 2020 बनी है। ये क्यों बनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020? बिकॉज जो हमारी पहले वाली एजुकेशन पॉलिसी थी 1986 की और 1968 की, हमने पढ़ना है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो ये है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये क्यों बनी? क्योंकि हमारे पास जो हमारी पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी 1968 और 1986 की, ये दो बन चुकी थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। 1986 की कुछ नेशनल जो एनईपी बनी वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी, लेकिन जो 1968 और 1986 में बनी वो थी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। ये फर्क है इसमें। कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, मैचिट में खड़ा है क्वेश्चन तुम लोगों के पास, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। बच्चे इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1986 है कि जो ये 2020 है। 2020 का नाम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है और 68 और 86 वाली पॉलिसी का नाम नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन है। तो ये क्यों बनी? क्योंकि हमारी 1986 की पॉलिसी में कुछ कमियां थी, वो कमियों को दूर करने के लिए हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बनाई गई कि 1986 की जो एजुकेशन पॉलिसीज में जो कमियां थी, जो एरर थे, उनको रिमूव करने के लिए, खत्म करने के लिए और अपने एजुकेशन सिस्टम को और अच्छा बनाने के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बनी। अब वो कहता है द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 विद एन एम, एक एम से बनाएगी। किस एम से? टू इंट्रोड्यूस द सेवरल चेंजेस इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम फ्रॉम द स्कूल टू कॉलेज लेवल। ये जो एनईपी बनी ये इसलिए बनी कि जो हमारा स्कूल का एजुकेशन सिस्टम है और साथ में जो हमारा कॉलेज का एजुकेशन सिस्टम है, इन दोनों में कुछ चेंजेस किए जाएं। ठीक है, कुछ चेंजेस किए जाएं ताकि बच्चों को जो नया एजुकेशन सिस्टम मिले वो अच्छा मिल सके। जो कमियां, जो गलतियां 1986 की पॉलिसी में हुई वो 2020 की पॉलिसी में ना हो, उनको दूर करने के लिए ये चीजें, एजुकेशन सिस्टम को रिन्यू किया गया, एक दोबारा से उसका प्लेटफॉर्म तैयार किया गया कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, बच्चों को क्या क्या फैसिलिटी मिले, क्लासेस कैसी होनी चाहिए, क्या रेशो है हमारा, इसका ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो कितना रखा गया। ये था हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। 2020 एम्स एट, इसका एम्स क्या था? इंडिया ग्लोबल नॉलेज सुप्रीम पावर, सुपर पावर, इंडिया को ग्लोबल लेवल पर ग्लोबल नॉलेज ऑफ अ सुपर पावर, महाशक्ति के रूप में घोषित करना, कि इंडिया को उन्होंने घोषित करना था महाशक्ति के रूप में। क्या और किस चीज के लिए? एजुकेशन की महाशक्ति के। द कैबिनेट हैज आल्सो अप्रूव्ड द रिमेनिंग of the Ministry of Human Resource Development to the Ministry of Education। यानी कि आपको पता होना चाहिए, जिसे पहले हमने, इन्होंने बोला अप्रूव कर दिया, रीनेम कर दिया उसको, यानी कि जो पहले MHRD था, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसकी फुल फॉर्म है, उसका नाम बदल के उसको अब MOE बोल दिया गया, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का नाम उसको दे दिया गया। यानी कि कैबिनेट ने बोला, रीनेम कर दिया उसको, पहले मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नाम था, अब MOE नाम कर दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नाम दे दिया गया। ये नाम अब दिया गया NEP 2020 के अंदर। ठीक है, NEP 2020 आने से पहले हम MHRD ही पढ़ते थे, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, जो UGC से रिलेटेड था, रिलेटेड है अभी भी, और उसको नाम दे दिया गया MOE, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। NEP cleared by the cabinet is only the third major revamp of the framework of education in India since independence. Two earlier education policies were brought in 1968 और 1986. वो कहते हैं इंडिया के अंदर दो एजुकेशन पॉलिसीज लाई गई,
एक थी 1968 और एक थी 1986, ठीक है। 1968 और 1986 में जो कमियां थी उन कमियों को दूर करने के लिए 2020 लाई गई, ठीक है। अब वो क्या था सीन, आगे हम देखते हैं। ये है, जब हमारी 2020 की एजुकेशन पॉलिसी बनी तो इसमें ये एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया, ठीक है। क्या है ये स्ट्रक्चर? ये एक पेडागोजिकल स्ट्रक्चर है, ट्रांसफॉर्मिंग द करिकुलर में ट्रांसफॉर्मिंग कर दी गई। ट्रांसफॉर्मिंग का मतलब होता है परिवर्तन कर दिया गया, चेंजेस कर दिए गए। क्या चेंजेस थे? एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी वो आई थी, उसने रिप्लेस किया था 10+2 के सिस्टम को। पहले हमारा सिस्टम था 10+2, इसको रिप्लेस बाय किससे रिप्लेस किया गया? 5+3+3+4 से, यानी कि 5 3 8 3 11 5+3+3+4 की पॉलिसी अपनाई गई इसके अंदर, ठीक है। अब 5+3+3+4 क्या है? वो कहता है टोटल जो 5 साल का बच्चा है उसमें वो पहले 2 साल, ठीक है ना, 3 इयर्स और 2 इयर्स, पहले 3 इयर्स वो क्या करता है, जो फाउंडेशनल स्टेज, यानी कि टोटल जो 5 इयर्स का बच्चा है उसको उसने क्या नाम दिया? फाउंडेशनल स्टेज का। वो बच्चा क्या करेगा? मल्टी लेवल, प्ले एक्टिविटी और बेस लर्निंग। उसमें बच्चा जब पहले टोटल 5 साल का बच्चा है उसमें से पहले 3 साल उसके ले लो। पहले 3 साल में वो क्या करता है? आंगनवाड़ी, स्कूल, यहां जाता है, क्रच वगैरह में जाता है, ठीक है। वो बच्चा प्लेवे मेथड से सीखता है। जब बच्चे को आप आंगनवाड़ी में भेजते हो, अब गरीब का बच्चा है वो आंगनवाड़ी चला गया, अमीर का बच्चा है वो क्रच में चला गया, नाम हो गया क्रच है ना। एक अच्छा बहुत सा एक स्टैंडर्ड सा एक रूम होगा, बच्चे के खेलने के लिए बहुत सारे टॉयज होंगे, उसको कुछ रियल ऑब्जेक्ट्स दिखाए जाएंगे, तो वो क्या हो गया? क्रच हो गया, ठीक है। तो वो कहते हैं कि 3 ईयर का जो बच्चा होगा उसको आप किसी रियल ऑब्जेक्ट से, टॉय से, बच्चे को प्लेवे मेथड से सिखानी है। जो भी चीज सिखानी है प्लेवे मेथड के थ्रू सिखाओगे। जब वो 2 इयर्स का और हो जाएगा, यानी कि टोटल 5 साल कंप्लीट हो रहे हैं उसके, क्लास 1 और 2 में जाता है वो, ठीक है। एज हो जाती है उसकी 6 से 8 साल, ठीक है ना। एज हो गई उसकी 6 से 8 साल में, टोटल 5 ईयर कंप्लीट करने हैं उसने, 5 ईयर कंप्लीट करेगा, 6 से 8 साल की एज होगी। और इसमें बच्चा 1st या 2nd क्लास में जाता है। वहां पे भी बच्चा प्लेवे मेथड से ही सीखता है। जब उसकी LKG या UKG होती है, 1st या 2nd क्लास होती है, तब भी बच्चा प्लेवे मेथड से ही सीखता है। अगली आती है प्रेपरेटरी स्टेज। प्रेपरेटरी स्टेज क्या होती है? 3 इयर्स की होती है ये, ठीक है। इसमें बच्चा 8 से 11 साल का होता है। इसमें बच्चा कितने साल का होगा? 8 से 11 साल का। ये टोटल 5 ईयर का कंसेप्ट था, बच्चा 6 से 8 साल का था। इसमें जो बच्चा था वो 6 से 8 साल का था, ठीक है। और जो कंसेप्ट था, जो ईयर थे, वो 5 ईयर कंप्लीट करने थे। यहाँ पे 3 इयर्स का आगे और कोर्स है 8 से 11 साल, यानी कि जब बच्चा 8 से 11 साल का हो जाएगा तब वो क्या सीखेगा? प्ले, डिस्कवरी एंड एक्टिविटी बेस्ड एंड इंटरैक्टिव क्लासरूम लर्निंग। अब 8 से 11 साल का हो गया है, बड़ी क्लासेस में जा रहा है, वो 8 से 11 साल का है, तो वो क्या सीखता है? इंटरैक्टिव क्लासरूम होना चाहिए। टीचर इंटरैक्शन से उसको पढ़ाएगी, इंटरैक्टिव वे से उसको पढ़ाएगी, मींस उसको चार्ट दिखाएगी, मॉडल्स दिखाएगी, पीपीटी के थ्रू पढ़ाएगी, प्रेजेंटेशन के थ्रू देगा, प्रोजेक्टर चलेंगे। तो एक प्रेपरेटरी स्टेज हो गई, उसे नाम दिया गया प्रेपरेटरी स्टेज। आगे एज आती है उसकी 11 से 14 साल, 11 से 14 साल की एज, ठीक है। क्लास होगी 6 to 8, यहां पे क्लास थी उसकी 3 to 5, ठीक है। यहां क्लास हो गई 6 to 8 क्लास हो गई। एज हो गई 11 से 14 साल की। 8वीं क्लास तक का बच्चा है, मिडिल एज आ चुकी है। किसे सीखेगा? एक्सपीरियंशियल लर्निंग से सीखेगा इन द साइंस। अब वो सेकेंडरी लेवल पे पहुंच चुका है, साइंस भी पढ़ेगा, मैथ्स भी पढ़ेगा, आर्ट्स भी पढ़ेगा, सोशल साइंस भी पढ़ेगा एंड ह्यूमैनिटीज भी पढ़ेगा। यानी कि वो क्या पढ़ रहा है? साइंस भी पढ़ रहा है, मैथमेटिक्स भी, आर्ट्स भी, सोशल साइंस भी एंड ह्यूमैनिटीज भी।
जब उसकी एज हो जाती है 14 से 18 साल में आ जाता है, ठीक है, तब वो 4 ईयर का कंसेप्ट है, क्लास है 9 to 12, ये क्लास है, ये एज है उसकी 14 से 18 साल, क्लास है 9 से 12, ठीक है। अब यहां पे बच्चा क्या हो जाता है, मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी करता है, ग्रेटर क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिसाइज करना सोच शुरू कर देता है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है उसके अंदर, सोच, चिंतन, तर्क, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, सोचता है अपनी चीजों को लेकर कि मैं +2 के बाद क्या करूंगा, मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूं, उसके मन में अपने आप को लेकर आइडेंटिफाई क्राइसिस शुरू हो जाते हैं, ठीक है। एंड फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टूडेंट चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स, यहाँ पे आके क्या होता है, बच्चे ने जो सब्जेक्ट पढ़ना होता है वो उसको चूज करता है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स, पहली चीज इसमें ये देखो टोटल 5 ईयर कंप्लीट करने हैं उसने, ठीक है। तो उसमें उसकी जो एज है, एज होगी उसकी 6 से 8 साल की, 6 to 8 ईयर्स का बच्चा होगा, ठीक है। इसमें बच्चे की जो पहले 3 साल होते हैं, 5 साल कंप्लीट करने हैं उसने, पहले 3 साल में जो बच्चा है, 5 साल की बात है, एज है 6 से 8, 6 से 8 साल तक का बच्चा होगा। वो पहले 3 साल तो क्या होता है, आंगनवाड़ी में जाएगा, प्री स्कूल हो जाएगा उसका, और ये सब चीजें उसकी होंगी, ठीक है ना। जब वो हो जाएगा 8 से 11 साल का, एज हो गई 8 से 11 साल, ठीक है। जब एज उसकी होगी 8 से 11 साल, तब वो क्या कर रहा है, क्लास कौन सी है, 3 to 5, यानी कि वो 5वीं क्लास तक पहुंच गया। अब 5वीं क्लास तक पहुंचते वो क्या करता है, वो एक्टिविटी मेथड से सीखता है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करता है, ठीक है ना। और क्या करता है, इंटरैक्टिव क्लासरूम होता है उसका, और जब वो हो गया 11 से 14 में, एज हो गई उसकी 11 से 14, तब वो पढ़ने लग गया साइंस, मैथ, आर्ट्स, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट। और जब वो हो गया 14 से 18 साल की उम्र में, तब वो पढ़ने लग गया, उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो गई, फ्लेक्सिबिलिटी हो गई, सब्जेक्ट्स को चूज करना उसको आ गया, उसको ये था कि मैं कौन सा सब्जेक्ट चूज करूं, वो वाली स्टेज पे आ गया, ठीक है। तो ये था आपका तो उसको सब्जेक्ट को चूज करना आ गया। नेक्स्ट है आगे इसके की पॉइंट्स। पहला है की पॉइंट्स में स्कूल एजुकेशन, हम बात करते हैं स्कूल एजुकेशन को लेकर। तो स्कूल एजुकेशन में पहली बात किसकी, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम द प्री स्कूल एट द सेकेंडरी लेवल विद द 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन द स्कूल एजुकेशन बाय 2030। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि 2030 तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो गवर्नमेंट की तरफ से कितनी करने को कही गई, 100%। किस चीज में, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, मतलब शिक्षा का क्या कर दो, सार्वभौमीकरण कर दो, सार्वभौमीकरण मतलब सबके लिए शिक्षा। यूनिवर्सलाइजेशन का मीनिंग क्या हो गया कि जो एजुकेशन है वो सबके लिए कर दी जाए, हर एक एजुकेशन को, शिक्षा को प्राप्त कर सकता है, किसी को भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, ये ऐसा नहीं है, सबको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। शिक्षा का, एजुकेशन का यूनिवर्सलाइजेशन कर दिया जाए प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल तक। टू ब्रिंग टू crowd आउट ऑफ स्कूल्स children back into the mainstream through an open schooling system। उन बच्चों को लाओ टू ब्रिंग 2 करोड़ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, यानी कि वो जो 2 करोड़ बच्चा है जो कि बैक इनटू द मेन स्ट्रीम, जो कि एजुकेशन को नहीं ले पाया, उनको भी वापस लाओ, एजुकेशन की मेन स्ट्रीम के साथ जोड़ो। मेन स्ट्रीम मतलब मुख्य धारा के साथ जोड़ो। ओपन स्कूलिंग सिस्टम यानी कि थ्रू एन ओपन स्कूलिंग सिस्टम के माध्यम से भी उनको एजुकेशन दो,
वो बच्चा जो एजुकेशन नहीं ले सकता उनको भी ओपन स्कूलिंग के माध्यम से एजुकेशन दो, एजुकेशन की मेन स्ट्रीम के साथ जोड़ो, मुख्य धारा के साथ जोड़ो। द करंट द 10+2 का सिस्टम, यानी कि जो 10+2 का जो सिस्टम था उसको रिप्लेस्ड किया गया बाय द 5+3+3+4 की नीति से, करिकुलर स्ट्रक्चर से। उन्होंने बोला 10+2 के सिस्टम को रिप्लेस कर दो, अब वो सिस्टम नहीं चलेगा, अब सिस्टम चलेगा 5+3+3+4 का। और कॉरस्पॉन्डिंग एज क्या होगी बच्चे की? 3 to 8, 8 to 11, 11 to 14 एंड 14 to 18। ठीक है। It will bring the uncovered age group of 3 to 6 year under school curriculum, which has been recognized globally as crucial stage for development of the mental facility of a child, faculties of child. आगे वो कहता है it will also help the 12 year of schooling with the 3 years of आंगनवाड़ी and preschooling. It will also help the 12 year 12 का साल जो हो गए वो स्कूलिंग के, उसके साथ साथ आप 3 साल आंगनवाड़ी के भी होते हैं और प्री स्कूलिंग के भी जोड़ लो। ठीक है। आगे वो कहता है क्लास 10th और 12 जो बोर्ड एग्जामिनेशन थी टू बी मेड इजियर, उसको इजीएस्ट कर दो। पहले हम कहते थे ना हमारा 10th में बोर्ड है, हमारा +2 में बोर्ड है ना। अब वो कहते हैं उस बोर्ड को, हम कहते हैं बोर्ड के पेपर बड़े डिफिकल्ट आते हैं, भाई समझ नहीं आता, पेपर क्वेश्चन कहाँ से आ जाएगा, वेरी शॉर्ट कहाँ से आ जाएंगे, शॉर्ट कहाँ से आ जाएंगे। वो कहता है उसको भी क्या कर दो, इजी कर दो। ठीक है। टू टेस्ट कोर कॉम्पिटेंसी रादर देन द मेमोराइज्ड फैक्ट। ठीक है ना, कि वो फैक्ट को मेमोराइज करें। विद ऑल स्टूडेंट्स अलाउड टू टेक द एग्जाम ट्वाइस, और हर किसी को एग्जाम को 2 बार देने का अधिकार रख दो। मतलब आप फेल नहीं करते ना, आप सप्ली निकाल देते हैं, है ना। पहले तो प्रॉपर ही क्या होता था कि जो हो गया फेल वो फेल हो गया। एंड विद ऑल द स्टूडेंट्स अलाउड टू टेक द एग्जाम, वो एग्जाम ले सकते हैं 2 बार। ठीक है ना। उसने बोला 10+2 का बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत इजीएस्ट कर दो। ठीक है। नेक्स्ट आगे, स्कूल गवर्नेंस इज सेट टू चेंज, ये जो स्कूलिंग गवर्नेंस है उसको चेंज करो with the new accreditation of framework से and independent authority to regulate the both public and private school। अब पब्लिक स्कूल और प्राइवेट स्कूल की जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क होता है बिल्कुल अलग होता है। वो कहता है इन दोनों को इंडिपेंडेंट अथॉरिटी टू रेगुलेट, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी कर दो। जो डालो फाउंडेशन लिटरेसी के ऊपर, न्यूमरेसी के ऊपर, और नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन द एकेडमिक स्ट्रीम्स, एक्स्ट्रा करिकुलर, कोई भी रिजिड सेपरेशन बिटवीन द एकेडमिक स्ट्रीम के बीच में नहीं होना चाहिए। नो रिजिड, रिजिड नहीं होना चाहिए, नो रिजिड सेपरेशन नहीं होना चाहिए एकेडमिक स्ट्रीम्स में, एक्स्ट्रा करिकुलर में, वोकेशनल स्ट्रीम्स में। ठीक है, कि बच्चे को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी हो, वोकेशनल चीजें भी सिखाई जाए। ठीक है ना, इनकी व्यावसायिक शिक्षा उसको दी जाए ताकि बच्चा अपने पैरों पर स्टैंड हो सके। ठीक है। वोकेशनल एजुकेशन वो कहते हैं स्टार्ट कर दो 6ठी क्लास से ही विद इंटर्नशिप, यानी कि पहले तो वोकेशनल एजुकेशन कहाँ बीए में जाके स्टार्ट होती थी, है ना। अब वो कहते हैं 6 क्लास से स्टार्ट कर दो, 6 क्लास से बच्चे को वोकेशनल एजुकेशन देनी शुरू करो, उसको कुछ कोर्सेज करवाओ ताकि बच्चा अपने पैरों पर बहुत जल्दी स्टैंड हो जाए। खाली बुकिश नॉलेज मत दो। टीचिंग अप टू एटलीस्ट ग्रेड 5 टू बी मदर टंग, रीजनल लैंग्वेज में हो, एंड नो लैंग्वेज विल बी इम्पोज्ड ऑन एनी स्टूडेंट। कोई भी लैंग्वेज, ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए जो बच्चे के ऊपर थोपी जाए, थोपने वाला काम नहीं करना। बट लैंग्वेज मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज दोनों में से कोई एक हो या दोनों भी हो तो चलेगा, लेकिन कोई भी लैंग्वेज बच्चे के ऊपर थोपी ना जाए। असेसमेंट रिफॉर्म्स विद 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, ट्रैकिंग द स्टूडेंट प्रोग्रेस फॉर अचीविंग द लर्निंग आउटकम्स, यानी कि कहते हैं असेसमेंट रिफॉर्म्स विद 360 डिग्री होलिस्टिक कार्ड। होलिस्टिक कार्ड के बच्चे की जो प्रोग्रेस कार्ड है, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, जिसमें बच्चे की पूरी डेवलपमेंट के बारे में बात की जाती है। 360 डिग्री की बात करेगी, ट्रैकिंग द स्टूडेंट प्रोग्रेस। फिर वो कहता है न्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो होता है फॉर टीचर एजुकेशन के लिए, NCFT 2020-21 विल बी फॉर्मुलेटेड किया जाए बाय द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन इन द कंसल्टेशन विद द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग में। बात वो ये करता है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव, एक नया
मतलब NCFTE 2021 फॉर्मुलेट किया जाएगा किसके द्वारा? नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन के द्वारा और NCERT के द्वारा, ठीक है ना। एक NCF फॉर टीचर एजुकेशन, NCF आपने पढ़ा 2005, 2007, 2009। अब वो कहता है एक और NCF बना दो। NCF बनना चाहिए एक न्यू और एक कॉम्प्रिहेंसिव, एक नया और बड़े ही व्यापक लेवल पर हो, बड़े लेवल पर हो। NCF फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन के लिए 2020-21 का विल बी फॉर्मुलेट किया जाए, उसे बनाया जाए किसके द्वारा? NCET के द्वारा, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन और नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग के द्वारा इसको बनाया जाए। क्लियर होगी बात? अगला है NCERT। NCERT के बारे में वो क्या कहता है कि 2030 तक बाय द मिनिमम डिग्री ऑफ क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग के लिए विल बी 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स बीएड। अब वो कहते हैं जिसने भी टीचिंग करनी है 4 साल का बीएड का कोर्स होना चाहिए, यानी कि इंटीग्रेटेड कोर्स हो। 4 ईयर का कर दिया, 3 ईयर + 1 उसे 4 ईयर का कोर्स, क्योंकि ग्रेजुएशन विद बीएड कर दी गई, ठीक है ना। पहले हम ग्रेजुएशन करते थे, फिर हमने एमए कर ली, नहीं करी तो बीएड कर ली अलग से। अब वो कहते हैं 4 साल का इकट्ठा कोर्स कर दिया, जिसमें 2030 तक था मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन। जिसने टीचिंग के कंसेप्ट में जाना है, टीचिंग के प्रोफेशन में जाना है, उसका 4 साल का कोर्स बीएड का होना चाहिए। अगला है हायर एजुकेशन, जिसमें बात करता है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की, GER की। वो कहता है हायर एजुकेशन टू बी रेज्ड 50% बाय द 2035 तक, यानी कि 2035 तक 50% हायर एजुकेशन लोगों को मिल जानी चाहिए। एड ऑल्सो 3.5 करोड़ सीट्स टू बी एडेड इन द हायर एजुकेशन। उन्होंने 3.5 करोड़ सीट्स भी हायर एजुकेशन के अंदर ऐड करी। द करंट ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो थी इन द हायर एजुकेशन में इज 26.3 है। करने की कितनी बोली उसने? 50%। अभी है कितनी? 26.3%। कितना उनको एफर्ट करना है? होलिस्टिक अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन, होलिस्टिक मतलब पूरी, अंडर ग्रेजुएट UG यानी कि जो आप ग्रेजुएशन करते हो एजुकेशन विद फ्लेक्सिबल करिकुलम होना चाहिए। कैन बी ऑफ 3 और 4 ईयर्स के लिए एंड विद द मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस, और उसके पास मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस भी होनी चाहिए बच्चे के पास। एंड एप्रोप्रिएट सर्टिफिकेशन विद इन इस पीरियड, और इस पीरियड में उसको एक सर्टिफिकेट भी मिले। एमफिल का कोर्स था विल बी डिसकंटिन्यूड। उन्होंने बोल दिया एमफिल बंद कर दो, अब एमफिल नहीं होगी, सीधा PG के बाद आप PhD भी कर सकते हो, ठीक है ना। 55% मार्क्स हो, आपका नेट क्वालिफाइड हो, आपका CSIR क्वालिफाइड हो या आपका GRF क्वालिफाइड हो, तो आप डायरेक्ट PhD कर सकते हो। अब आपको एमफिल की जरूरत नहीं है, उन्होंने एमफिल का कोर्स बंद कर दिया। एमफिल कोर्सेज विल बी डिसकंटिन्यूड एट ऑल द कोर्सेज एट द अंडरग्रेजुएट and postgraduate and PhD level will now be interdisciplinary कर दी उसने। उन्हें बोल दिया कि एमफिल डिसकंटिन्यू कर दो, एमफिल की जरूरत नहीं है, सीधा बच्चे को UG कराओ, PG कराओ और उसके बाद वो PhD में जा सकता है। उसके 55% मार्क्स हो, नेट क्वालिफाइड हो या उसका JRF क्वालिफाइड हो, तो वो PhD में एडमिशन ले सकता है, या एंट्रेंस टेस्ट के बेस पे भी हो जाता है। आगे है वो कहता है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। अब हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है? विल बी सेटअप एज अ सिंगल अम्ब्रेला बॉडी। इसको एक नाम सेटअप किया गया, एक सिंगल अम्ब्रेला बॉडी नाम दिया गया फॉर एंटायर हायर एजुकेशन, पूरी हायर एजुकेशन के लिए, जिसके अंदर क्या किया गया? एक्सक्लूडिंग द मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन। आपको पता है कि जो हमारी NEP 2020 है उसने किन 2 चीजों को नहीं रखा अपने अंदर अपनी पॉलिसी में? एक तो मेडिकल को, एक लीगल एजुकेशन को। एंड पब्लिक एंड प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विल बी गवर्न्ड बाय द सेम सेट ऑफ नॉर्म्स एंड रेगुलेशन। आपको पता होना चाहिए, ये भी पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि NEP 2020 ने अपनी पॉलिसी बनाने में किन 2 चीजों को नहीं रखा? पूरे हायर एजुकेशन से निकाल दिया, मेडिकल को और लीगल एजुकेशन को। उसने हायर एजुकेशन में से मेडिकल की स्टडी और जो लीगल एजुकेशन है उसको निकाल दिया बाहर। उसने उसको लेके कोई बात नहीं करी, उसने उसको हायर एजुकेशन से निकाला।
एंड उसने बोला कि पब्लिक और प्राइवेट जो हायर एजुकेशन इंस्ट्रक्शंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको गवर्नमेंट उनको चार्ज रन करेगी, एंड बाय द सेम सेट ऑफ नॉर्म्स, रेगुलेशन, एक्रीडिटेशन एंड एकेडमिक स्टैंडर्ड। यानी कि जो भी उनके नॉर्म्स हैं, चाहे वो एनसीईआरटी के थ्रू एफिलेटेड है, एनसी या नैक से एफिलेटेड है, जो भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, तो वो उसके जिससे वो रिलेटेड हैं, जिनकी नैक से या एनसीईआरटी से, उन्हीं के नॉर्म्स को फॉलो करेंगे वो, ठीक है। और वो कहते हैं HECI यानी कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया विल बी हैविंग 4 इंडिपेंडेंट वर्टिकल नेम। इसके 4 इंडिपेंडेंट वर्टिकल्स थे। पहला था, ये उनके वो नेम हैं जो इंस्टीट्यूशंस हैं। पहला है नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, फॉर रेगुलेशन के लिए, ये स्टैंडर्ड सेटिंग के लिए, जनरल एजुकेशन। ये है HECC फॉर फंडिंग के लिए, हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल। ये है नेशनल एक्रीडिटेशन ऑफ काउंसिल, नैक, जिसे आप बोलते हो एक्रीडिटेशन के लिए। एफिलिएशन ऑफ कॉलेजेस, जिन कॉलेजेस को एफिलिएशन है, is to be phased out in 15 years and a stage wise mechanism to be established for granted graded autonomy to colleges. Over a period of time, every college is expected to be developed into the either an autonomous degree granting college or constituting college of a university. ये चीज आपको याद रखनी है कि हायर एजुकेशन को जो उसने बात करी, उसने उसकी 4 चीजें 4 बताई, वर्टिकल नेमली बताए कि उसके अंदर वो 4 इंडिपेंडेंट चीजें कौन सी आती हैं। पहला आता है नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी, GEC, HEGC और नैक। ये किस किस चीज के लिए आते हैं? पहला रेगुलेशन के लिए, दूसरा स्टैंडर्ड सेटिंग के लिए, तीसरा फंडिंग के लिए, चौथा एक्रीडिटेशन के लिए। ये है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर बात की जाती है पर्क की। पर्क क्या होता है? इसकी ये फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में पर्क की फुल फॉर्म पूछी जाती है, अभी तक पूछी जा रही है कि पर्क की फुल फॉर्म क्या है। P से परफॉर्मेंस, A से असेसमेंट, R से रिव्यू, A से एनालिसिस, K से नॉलेज, H से क्या आता है? होलिस्टिक डेवलपमेंट। इनकी परफॉर्मेंस, असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालाइज करना नॉलेज को फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए बच्चे की। क्लियर हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पेपर में इसकी फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है, ठीक है। जितने भी आप टेट के एग्जाम दे लो, सीटेट दे लो, HPTET दे लो, यूटेट दे लो, UPTET दे लो, सुपर टेट दे लो, HPTET दे लो, उसमें ये पूछी जा रही है। NEP 2020 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है एजुकेशन इन इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं। क्या है? हमारे संविधान के अंदर कुछ प्रोविजंस दिए गए। वो क्या प्रोविजंस है? पार्ट 4 में बात करता है जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल 45 और आर्टिकल 39(1) के अकॉर्डिंग ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का मतलब है जो हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, जो हमारे क्या है? नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है। हैज अ प्रोविजंस फॉर स्टेट फंडिंग एज वेल एज इक्विटेबल एंड एक्सेसिबल एजुकेशन। इनकी स्टेट को फंड देना चाहिए जैसे कि एज वेल एज इक्विटेबल और एक्सेसिबल हो। 42 अमेंडमेंट जब हुई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 में, मूव द एजुकेशन फ्रॉम द स्टेट लिस्ट टू कंकरेंट लिस्ट। ये तो आप सबको पता होगा कि जब 42 अमेंडमेंट हुई 1976 में, तब हमारी एजुकेशन जो पहले स्टेट लिस्ट में थी उसको निकाल के कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया, ठीक है ना। तो वो स्टेट लिस्ट से मूव कर गई कंकरेंट की तरफ, यानी कि समवर्ती सूची की तरफ। राज्य सूची से निकल के जो पॉलिसी है एजुकेशन पॉलिसी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड अ ब्रॉड डायरेक्शन एंड स्टेट गवर्नमेंट आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो इट बट इज नॉट अ मैंडेटरी। फॉर इंस्टेंस तमिलनाडु डज नॉट फॉलो द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। बस
ये एक चीज थी कि तमिलनाडु के अंदर अभी भी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को फॉलो नहीं किया जा रहा, ठीक है। प्रिस्क्राइब बाय द फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी 1968 में ये बात की गई थी, ठीक है ना। ये 1968 में बात की गई थी कि तमिलनाडु में 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को अपनाया नहीं जा रहा था। और 86 अमेंडमेंट जब 2002 में हुई तो मेड द एजुकेशन एन इनफोर्सेबल राइट अंडर द आर्टिकल 21A। जब 86 अमेंडमेंट हुई 2002 में आर्टिकल 21A के अकॉर्डिंग, तब एजुकेशन को क्या कर दिया गया, एन इनफोर्सेबल राइट बना दिया गया। क्लियर है, इनफोर्सेबल राइट है एजुकेशन अंडर द आर्टिकल 21A। ये देखो मैंने आपको जो कंसेप्ट समझाना है वो है RTE एक्ट, यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट। ये लड़की खड़ी है, ये एक स्लोगन लेके खड़ी है, एक ऐसे बोर्ड सा लेके खड़ी है, कह रही है राइट टू एजुकेशन एक्ट। इसके कहने का मतलब है कि मुझे भी शिक्षा का अधिकार है। राइट टू एजुकेशन एक्ट के अकॉर्डिंग मुझे भी शिक्षा लेने का अधिकार है, मैं भी एजुकेशन लेना चाहती हूँ। तो ये देखो कितने सारे बच्चे हैं जो मैंने दिखाए जो बहुत ही पुअर हैं और वो सब पढ़ रहे हैं ABCD, यानी कि वो कहते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट ये बोलता है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के अकॉर्डिंग हर एक बच्चे को शिक्षा लेने का अधिकार है, चाहे वो गरीब का बच्चा है चाहे वो अमीर का बच्चा है, ठीक है। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट जो कि 2009 में बना, लेकिन इंप्लीमेंट ये 2010 में हुआ था, 1 अप्रैल, ठीक है। इसका था एम्स टू प्रोवाइड द प्राइमरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन। 6 से 14 साल तक के बच्चे को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करना अकॉर्डिंग टू RT एक्ट के अकॉर्डिंग हुआ एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट। इट ऑल्सो मैंडेट द 25% रिजर्वेशन रखेगी फॉर द डिसएडवांटेज सेक्शन के लिए। डिसएडवांटेज सेक्शन क्या होता है, जो अबनॉर्मल चाइल्ड्स होते हैं, ठीक है, या जिनको एडवांटेज नहीं मिल रही, जो ट्राइबल एरियाज के होते हैं, सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के कौन से लोग, जो कि ट्राइबल एरियाज के होते हैं, ट्राइब्स होते हैं, अनुसूचित जाति के, जनजाति के, जिनको एजुकेशन नहीं मिल सकती, तो उनके लिए 25% सीट्स रिजर्व करके रखी गई वेयर द डिसएडवांटेजेस ग्रुप के लिए। ये है राइट टू एजुकेशन एक्ट की फोटो, जिस फोटो के थ्रू मैं आपको बता रही हूँ इमेज के थ्रू कि बच्चा कहता है कि मुझे भी एजुकेशन का अधिकार है, जिसमें 6 से 14 साल तक के बच्चे को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देने की बात की गई। नेक्स्ट आगे देखिए, कुछ गवर्नमेंटल इनिशिएटिव्स हुए लिए, उसमें मैंने ये जो पिक्चर दिखाई है आपको, ये है मिड डे मील की, ठीक है। देखो स्कूल में कैसे बच्चों को मिड डे मील दिया जा रहा है और बच्चे मिड डे मील खा रहे हैं। इसमें वो कहता है कि सर्व शिक्षा अभियान चलाओ, सर्व शिक्षा अभियान चलना चाहिए, NEP 2020 के अकॉर्डिंग मिड डे मील की स्कीम भी होनी चाहिए। नवोदय विद्यालय स्कूल्स में होने चाहिए, केंद्रीय विद्यालय स्कूल्स, एंड यूज ऑफ IT इन एजुकेशन एज अ रिजल्ट ऑफ द NEP 1986 के अकॉर्डिंग भी। वो कहता है गवर्नमेंट ने जब इनिशिएटिव लिया था तब वो बोला था कि NVS स्कूल, KVS स्कूल एंड यूज ऑफ IT सेक्टर को एजुकेशन के अंदर यूज करो और बच्चों को मिड डे मील भी प्रोवाइड करो, ठीक है। ये NEP 1986 का था। अब जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई तो उन्होंने बात कर दी कि एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब मैंने ये दिया आप लोगों को, ये इमेज डाली जिसमें देखो एक व्हील चेयर पे बैठा बच्चा भी है, ठीक है ना, और कितने सारे अब नॉर्मल से चाइल्ड है, कोई कैसे खड़ी है देखो, है ना, कई ऐसे जिनको जो बच्चे हैं सारे के सारे डिफरेंट हैं, किसी को देखो हेयर की प्रॉब्लम है, हेयरिंग। तो वो कहता है इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है, जिसमें नॉर्मल चाइल्ड के साथ अब नॉर्मल बच्चा भी पढ़ता होता है, यानी कि एक डिसेबल्ड बच्चा भी पढ़ता है, ठीक है ना, जिसमें एक नॉर्मल चाइल्ड के साथ साथ एक डिसेबल्ड बच्चा भी पढ़ता होता है, उसे कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। एक ही क्लासरूम होगा जिसमें एक नॉर्मल चाइल्ड के साथ साथ एक डिसेबल्ड बच्चा भी होगा, एंड पार्टिसिपेटरी एंड होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए which takes into the consideration for experience, empirical research, stakeholder feedback and lesson learned from the best practice, ठीक है। मुझे इस पूरे PPT का जो पूरे इसका निचोड़ है मैंने आपको बता दिया। उन्होंने बोला कि हमें एक इंक्लूसिव एजुकेशन भी प्रोवाइड करनी चाहिए,
ठीक है, तो ये थी आज जो मैंने आपको कराई थी NEP 2020। ठीक है, आई होप सो आप सबको समझ में आई होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक में आपको RT एक्ट करवाऊंगी। ओके, थैंक यू, बाय।